I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. वेलकम अगेन ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ मैडकेम क्लासेस। केमिस्ट्री बाइट्स बाय मैडकेम क्लासेस के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप डाइपोल मोमेंट के न्यूमेरिकल्स, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस, डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से अभी अनजान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक्चुअली किसी केमिकल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो उस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर सवाल ये है कि डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो 4 मेन पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहला क्या कि डाइपोल मोमेंट है क्या, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। सबसे पहली बात तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। इसके बाद सेकेंड हम लोग बात डिस्कस करेंगे कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे पता करें, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आईआईटी जैम में आएगा, सीएसआईआर नेट में आता है, गेट में आता है, इवन जेई और नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर एक कंपाउंड दिया हुआ होगा और ये बताएगा, पूछेगा कि आपसे इस कंपाउंड के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कि ग्रुप मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं वो है कि ग्रुप मूवमेंट क्या है। और सबसे फाइनल हम इन तीनों ही कॉन्सेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। तो देखो, किसी भी केमिकल बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी कैसे आती है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये एक टॉपिक है जिस टॉपिक को हम लोग कहते हैं पोलैरिटीज इन कोवेलेंट बॉन्ड्स या फिर केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटीज कब आती हैं, कब किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी आएगी। देखो, अगर एक एटम मान लो ए है और उसे आप एक दूसरे एटम बी के साथ कनेक्ट कर दो, तो मान लीजिए इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अब अगर इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस होगा तो उससे होता क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक बार क्लियर कर देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसका एक मोटा मोटी आइडिया हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लगाते हैं। तो अगर कोई भी एक एटम दूसरे एटम के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, केमिकल बॉन्ड बना रहा है, तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस हुआ, अगर मान लो ए एटम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू बी एटम, ए एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी एटम, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की ताकत ए एटम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी एटम। और अगर ए एटम की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा, उससे रिजल्ट ये आएगा कि ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का बॉन्ड पेयर किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ए एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ए एटम की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो गए तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ए एटम एक तरीके से एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखे हुए है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो मान लो उसका खुद का ही है, लेकिन ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है रेड वाला, ये एक्चुअली बी का था और बी ने ये कहा था कि 50-50 शेयरिंग करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है अब कि ए एटम एक तरीके से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके एटम के ऊपर हमें एक थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम महसूस होगा, मोर निगेटिव चार्ज महसूस होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वहां पर एक तरीके से निगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वहीं पर जो दूसरा बी एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उससे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाने की वजह से, जो उसका ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन है ये इससे दूर चला गया, इसकी वजह से इस बी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि यहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें एक बॉन्ड में क्या हो गए हैं, दो पोल्स डेवलप हो गए हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव, और दो पोल के बीच में एक मूवमेंट काम करता है। दो अपोजिट चार्ज को अगर आप एक दूसरे के पास रखोगे तो एक मूवमेंट वर्क करता है
जिसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहेंगे। इसे अगर हम लोग थ्योरेटिकली अगर सीधा सीधा आपके सामने लिख दें तो वो ये कहलाएगा कि डाइपोल मोमेंट when atoms with different electronegativity are bonded the resulting molecule has polar bonds। तो ये जो बॉन्ड बना हमारे पास ये कैसा है, एक पोलर बॉन्ड बन गया है। क्या बन गया है? पोलर बॉन्ड बन गया है। और पोलर बॉन्ड के पास दो पोल्स डेवलप हो गए हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ डाइपोल जनरेट हो गया है। विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड कंसेंट्रेटेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कंसर्टेड है। सच बॉन्ड्स बिकम डाइपोलर एंड विथ रिलेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स। तो इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के क्या होते हैं? डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं ऐसे बॉन्ड्स में। ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है? डाइपोल। ऐसे बॉन्ड्स को ही हम क्या कर देते हैं? डाइपोल बोल देते हैं। और इस डाइपोल का जो मूवमेंट होता है उसे डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है। डाइपोल मूवमेंट को निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होता है Q इंटू डी से। फिजिक्स में ये आपने पढ़ा होगा Q इंटू डी से। इस फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस मैं अभी नहीं करूंगा। इस फॉर्मूले पर स्पेशली इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस के लिए एक दूसरा हम लोग लेक्चर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पेपर्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पर एक्चुअली इस बात को समझ लेते हैं। म्यू क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, एक मैग्नीट्यूड बताता है किसी भी डाइपोल मोमेंट की, कि इस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है या फिर किसी दूसरे कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर ये Q क्या होता है? Q हमें ये बताता है कि एक्चुअली ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या बताता है? Q बताता है। कि ये Q क्या बताता है? चार्ज को बताता है कि कितना चार्ज है जो एक दूसरे के बीच में सेपरेट हो रहा है। मतलब +1 नेगेटिव चार्ज होगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अलग होगी। मान लो यहाँ पर +2 और -2, तो यहाँ पर चार्ज बढ़ गया तो सीधी सी बात है बीच का जो मोमेंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए म्यू क्या है? Q के पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज के प्रोपोर्शनल है कि ये बॉन्ड ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे से कितना सेपरेटेड है। अगर डी की वैल्यू क्या है? ये क्या है? बॉन्ड लेंथ है। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ। ये वो बॉन्ड लेंथ है जिस बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि चार्ज सबसे पहले देखते हैं। चार्ज का मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए यहां पर एक एटम A है और एक एटम B है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.0 है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए 4.0 है। कितनी है? 4.0 है, एक वैल्यू मान लीजिए आप। यहीं पर एक दूसरा बॉन्ड है यहाँ पर A और यहाँ पर मान लीजिए C, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस चीज को अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ए बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस ज्यादा है, सीधी सी बात हो गई कि यहां पर जो चार्ज बनेगा वो ज्यादा अमाउंट का बनेगा। तो इन दैट केस Q विल बी हाइयर, Q विल बी हाइयर। तो यहां पर हम लोग चार्ज को कैसे पता करते हैं? चार्ज को पता करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से। यहां पर जो होगा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर है वो थोड़ी सी कम होगी, जिस वजह से जो Q डेवलप होगा वो क्या होगा? लेस होगा। वो क्या होगा? लेस होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? Q के बारे में पता कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको Q के आधार पर ही डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और सारी चीजें पता करनी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर D भी डोमिनेट करता है। इट कैन ऑल्सो डोमिनेट, इट कैन ऑल्सो डोमिनेट। अब ये कब डोमिनेट करता है तो वो सब बातें ही आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है। तो देखो, अगर कहीं पर भी डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है तो जहां पर पॉजिटिव एंड होगा वहां से एक एरो बनाया जाता है इस तरीके से निगेटिव एंड की तरफ, और पॉजिटिव एंड की तरफ इस तरीके से इसकी टेल कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस एरो से रिप्रेजेंट करी जाती है, जहां पर जो इसका ये जो एरो है इसका जो हेड है वो हेड होता है टुवर्ड्स निगेटिव एंड ऑफ द बॉन्ड पे बॉन्ड, और जो ये टेल होती है ये क्या होती है? पॉजिटिव एंड की तरफ होती है। तो इस तरीके से आपको एरो बनाने के लिए भी क्वेश्चंस में आते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं? तो जब आपको डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पढ़ना होगा तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल यहाँ देख लीजिए HF का। ये एक HF बॉन्ड है, तो आपको पता है HF बॉन्ड है, तो HF बॉन्ड में फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, इसकी तरफ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। HF का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
तो नॉर्मल डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर आपको आइडिया है तो आप बस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ एरो बना दीजिएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ एरो बना दीजिएगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपसे दूसरा एग्जांपल एक करने को बोल देता हूँ, जैसे H2O है, तो H2O में मान लीजिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, सिर्फ इन दोनों बॉन्ड्स का तुम्हें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताना है। तो तुम बता दोगे बड़े आराम से, कैसे बता दोगे कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो बस इस तरफ ऐसे एरो बनेगा, इस वाले बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा। लेकिन हम अगर बात करें, मान लीजिए किसी कंपाउंड में आपके पास बॉन्ड के अलावा लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो क्या लोन पेयर की भी हमें डायरेक्शन बता करनी पड़ेगी क्या? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझो कि मान लीजिए एक बॉन्ड इस तरीके से H2O है, यहां पर इस तरीके से ये H2O है, ठीक है, यहां पर अब एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट, लोन पेयर में क्या किसी तरीके का डाइपोल मोमेंट होता है क्या? कि मान लीजिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस से दूर ही हैं, तो इनका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होता है क्या? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है, बॉन्ड मूवमेंट होता है क्या? सवाल ये है। बॉन्ड पेयर का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बॉन्ड पेयर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, मतलब इस तरीके से डायरेक्शन होगा, ऐसे, है ना। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर की जगह अनशेयर्ड पेयर की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होंगे, देखो, एक तो होंगे जो कि प्योर ऑर्बिटल्स में हो, प्योर ऑर्बिटल्स में हो, प्योर ऑर्बिटल्स में हो, प्योर ऑर्बिटल्स में हो। प्योर ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया कि मैं लोन पेयर की ही बात कर रहा हूँ, मान लो प्योर ऑर्बिटल्स में हो, जैसे s ऑर्बिटल में हो, p ऑर्बिटल में हो, d ऑर्बिटल में हो। तो प्योर ऑर्बिटल में इनमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल सिमेट्रिक होते हैं, न्यूक्लियस की एक डायरेक्शन में जितना ऑर्बिटल होगा उतना ही दूसरी डायरेक्शन में ऑर्बिटल होगा, तो वो ओवरऑल बॉन्ड मूवमेंट कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो, किस में हो? हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो, तो फिर यहां पर मूवमेंट होता है और उसी को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। प्योर ऑर्बिटल में तो होता नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो तो हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपके सामने आ रही है कि जनरली द बॉन्ड पेयर मूवमेंट आर स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड देन द लोन पेयर मूवमेंट। देखो, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तभी उसमें मूवमेंट है, तो हम कभी भी लोन पेयर मूवमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। लोन पेयर sp_d ऑर्बिटल में है तो उसमें मूवमेंट तो होगा ही नहीं। अब अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो उसका लोन पेयर का जो बॉन्ड मूवमेंट होगा वो हमेशा किसी भी जो बॉन्ड पेयर से, उसका मतलब जो लोन पेयर का मूवमेंट होगा वो हमेशा बॉन्ड पेयर के मूवमेंट से ज़्यादा ही होगा। लोन पेयर का मूवमेंट हमेशा बॉन्ड पेयर के मूवमेंट से ज़्यादा ही होगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से अगर हम एरो बनाएं ऐसे, मान लीजिए NH3 को हमें डिस्कस करना है, ठीक है, तो NH3 में क्या है, इस तरीके से ऐसे। तो NH3 में जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के बाद समझनी है कि इस बॉन्ड क्या, अगर इस बॉन्ड के बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन आपको पता करनी है तो आपको पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आएगा तो इसका बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन सिमिलरली इस तरीके से होगी, यहाँ पर भी बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन सिमिलरली इस तरीके से होगी। लेकिन कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन है, अब यहां से अगर इसके पास एक इस तरीके से क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, किसमें है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो इसके जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी ना, अब हमारे पास सवाल ये आएगा कि इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा कि दूसरे एटम पर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा? तो सीधी सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए ये नाइट्रोजन है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये है निगेटिव चार्ज, ये है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज यहाँ है तो पॉजिटिव चार्ज सीधी सी बात यहाँ होगी। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा हम कैसे बनाते हैं, ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं। जो लोन पेयर के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द लोन पेयर होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से हमें लोन पेयर के मूवमेंट की डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अब जो बॉन्ड मूवमेंट होता है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, बॉन्ड मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को ही बॉन्ड मूवमेंट बोल रहे हैं। बॉन्ड मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर एडिशन भी होगा।
अब यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर एक एरो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, दूसरा एरो कुछ इस तरीके से जा रहा है, तीसरा वेक्टर मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, और चौथा वेक्टर भी कुछ इस तरीके से जा रहा है। मतलब ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में है, तो इनसे एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में होने वाली है। तो इस तरीके से हम किसी कंपाउंड का क्या करेंगे, म्यू आर निकालते हैं। ये क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, दो वेक्टर का एडिशन। दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है कि म्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू, और यहां पर कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन म्यू वन म्यू टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो और प्लस उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चंस में अधिकतर क्या होता है, डायरेक्शन पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमने लोन पेयर के बारे में बात करी, फिर उसके बाद हमने बॉन्ड पेयर के बारे में बात करी। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर्स ही हों एक से ज्यादा टाइप के, तो उनकी डायरेक्शन में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, ये बात सामने आ जाए। तो देखिए, द अनशेयर्ड पेयर्ड लोन पेयर रिजाइडिंग इन प्योर एस एंड प्योर पी ऑर्बिटल डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, बट व्हेन लोन पेयर इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इट इज कंसीडर्ड। उसका डाइपोल मोमेंट कंसीडर किया था। और लोन पेयर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोन पेयर मूवमेंट होता है एसपी ऑर्बिटल का। एसपी ऑर्बिटल में रखा हुआ जो आपका लोन पेयर है, उसके लोन पेयर के जो बॉन्ड मूवमेंट की या फिर जो उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2 और sp3। तो ये चीजें अभी हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तो थोड़ी सी और क्लियर होंगी। सबसे पहले हम लोगों ने अमोनिया के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन अच्छे से कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्शन सिर्फ पता करें, हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन करना है, डायरेक्शन के बारे में, कि रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी। तो NH3 को तो हमने निकाल लिया। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं H2O के बारे में। देखो, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इस तरीके से दो लगे हुए हैं और इस वाटर मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर्स हैं। तो हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता करनी है बस। तो सबसे पहले बॉन्ड मोमेंट तो इस तरीके से आएगा, बॉन्ड जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है उसका तो मोमेंट इस तरह से होगा, और बाकी जो लोन पेयर है उसका भी इस तरफ ही होगा, क्योंकि उसी तरफ होंगे ना दोनों, इस तरह से। तो टोटल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, बस हमें इतना आइडिया लगा लेना है, क्योंकि सब ऊपर की तरफ ही है, तो रिजल्टेंट म्यू आर भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। बस इतना सा आइडिया यहाँ पर लगाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब NF3 को जरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर ये लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से फ्लोरीन है, इस तरह से दूसरा फ्लोरीन है, इस तरह से तीसरा फ्लोरीन है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ये इस तरह से। तो इस मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इट मींस इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, सिमिलरली इसकी भी नीचे की तरफ होगी, सिमिलरली इसकी भी नीचे की तरफ होगी। तो अब इसका जो म्यू आर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा कि जनरली, हमने यहां पर पॉइंट क्या करे थे, जनरली बात करी थी कि जनरली बॉन्ड पेयर मूवमेंट आर स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड देन लोन पेयर मूवमेंट्स अनलेस, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अनलेस द कंबाइनिंग एटम्स डिफर लार्जली इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, जो तुम्हें कुल मिलाकर फाइनल ये डिसाइड करना होगा कि यहां पर क्या है, मतलब कहने का कि यहां पर जैसे अब इनमें से जीतेगा कौन, हमें ये सीखना है कि ये एक, क्योंकि एक ऊपर है म्यू आर डैश मान लेते हैं, ठीक है, ये किसका है, ये इसका है, और इन तीनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका एक रिजल्टेंट डायरेक्शन नीचे की तरफ बनेगा, तो एक रिजल्टेंट डायरेक्शन नीचे म्यू आर डबल डैश बनेगा। तो अब इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो सीधी सी बात है कि नीचे वाला क्या करेगा, जीत जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 फ्लोरीन एटम्स हैं, और 3 फ्लोरीन एटम तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो इन तीनों का जो ये म्यू आर डबल डैश निकलेगा, इसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी म्यू आर डैश से। तो NH3 का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा बेटा जी, वो कहां पर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में बताओ, बोल दो फटाक से, किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा। बताइए,
इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बता दो कि यस आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई तुमको? अब इसी पर एक और थोड़ा आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। SO2, SO2 में ये सल्फर है, यहाँ पर इस तरीके से ये लोन पेयर है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में से इसका सल्फर इस तरीके से, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर। ठीक है, एक डायरेक्शन कहाँ पर जाएगी बता दो? एक डायरेक्शन कहाँ पर जाएगी? एक डायरेक्शन जाएगी किधर? ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। दूसरी डायरेक्शन किधर जाएगी? नीचे की तरफ। ये भी किधर जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। और इसमें एक नीचे की तरफ रिजल्टेंट आएगा, एक ऊपर की तरफ रिजल्टेंट आएगा। बताओ कौन जीतेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये 3 बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, तो ये अधिकतर केस में जीतेंगे अगर यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा का उनका ग्रुप हो। तो यहाँ पर एक एरो का ग्रुप ये है और दूसरा एरो ये है, तो ये 2 का रिजल्टेंट बन रहा है, इस वजह से ये जीत जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की, वो किस तरफ होगी? किस तरफ होगी? नीचे की तरफ की ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। तो इसका क्या होगा? म्यू आर कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो बस इस तरह से कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनको आपको डिस्कस करना है। ऐसे ही एक एरोमेटिक रिंग का भी आप देख लीजिए, एरोमेटिक रिंग का भी आप देख लीजिए, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं कि मान लीजिए आपके पास फ्यूरॉन, पायरॉल और थायोल, ठीक है, थायोल ही बोलते हैं ना, थायोफीन। तो यहाँ पर ये जो 3 रिंग होती हैं, देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऐसे 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 यहाँ पर ये लग जाए। दूसरे केस में क्या आ जाए यहाँ पर कि नाइट्रोजन आ जाए, ऐसे NH आ जाए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आ जाए। और क्या हो सकता है तीसरा? हाँ, सल्फर लग जाए इस तरीके से, ये सल्फर लग गया इस तरह से ऐसे। तो इन तीनों का डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? इन तीनों का डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमें ये पता करना होता है। तो ये जो तीनों हैं, इसका आप लोग क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके बताएंगे, और इसका मैं डिटेल्ड आंसर बताऊंगा 2 दिन बाद इसी वीडियो में। डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन करके मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से तुम इसको पढ़ लेना। इसमें एक्चुअली होता है क्या? हिंट दे देता हूं मैं तुम्हें। हिंट ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ना, जैसे ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो कुछ इस तरीके से यहां पर आएगा। तो ड्यू टू दिस रेजोनेंस, इस नाइट्रोजन पर यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन कार्बन्स पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव एंड ऊपर, निगेटिव एंड ऊपर। तो इस मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। वो किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया? नाइट्रोजन ने रेजोनेंस करके यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां गया। इसका मतलब है कि यहां पर निगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से ये इधर भी दे सकता है और इधर भी दे सकता है। तो इन दोनों कार्बन पर क्या होगा? नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज होगा, और नाइट्रोजन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एरो जो होगा वो किधर से बनेगा? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इस तरह से। यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा आपका रेजोनेंस। तो ऐसे ही तुम्हें यहां पर इन दोनों का भी एक्सप्लेन करके नीचे कमेंट करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग आ जाते हैं ग्रुप मूवमेंट के बारे में। क्या हम लोग डिस्कस करते हैं? ग्रुप मूवमेंट की। एक्चुअली ग्रुप मूवमेंट क्या होता है? तो ग्रुप मूवमेंट क्या है कि जब एक से ज्यादा, ग्रुप मूवमेंट क्या हो जाए? एक से ज्यादा आपके पास, मान लीजिए एक पूरा ग्रुप हो जाए, एक सिंगल तुम्हारे पास एटम ना हो, एटम की जगह तुम्हारे पास एक ग्रुप आ गया, और ग्रुप का डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, क्या रिजल्टेंट होगा, क्या नहीं होगा, ये चीज हमें समझनी है। जरा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, और ये क्या होता है? एरोमेटिक रिंग्स में ही इसका डिस्कशन अधिकतर होता है। एरोमेटिक रिंग्स में ही इसका क्या होता है? अधिकतर मेन क्या नाम है? काम होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये इस तरीके से बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग में आपके पास क्या लगा हुआ है? यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो NO2 ग्रुप एक्चुअली क्या है? जरा देखते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O, और इस तरीके से ये आपका NO2 ग्रुप होता है। तो NO2 ग्रुप का जो आपका इस पूरे NO2 ग्रुप का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? किस डायरेक्शन में होगा? ये हमें जरा समझना है। देखो, अगर हम लोग सिर्फ -I इफेक्ट के आधार पर देखें, तो -I इफेक्ट के आधार पर एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पूरे के पूरे NO2 ग्रुप का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो अवे फ्रॉम द कंपाउंड होगा। जो भी यहाँ पर आपका कंपाउंड दिया होगा उससे दूर जाता हुआ आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा। ये किस बेसिस पर हम लोगों ने सीखा? ये सीखा हम लोगों ने -I इफेक्ट के बेसिस पर। लेकिन जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें -I इफेक्ट के साथ ही साथ एक दूसरा इफेक्ट भी काम करता है, एक दूसरा इफेक्ट भी काम करता है, वो होता है -R इफेक्ट। वो क्या होता है? -R इफेक्ट। -R इफेक्ट कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास बेंजीन रिंग थी,
और बेंजीन रिंग में आपके पास इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आपका N, और यहाँ पर ये O, यहाँ पर ये इस तरीके से O। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, माइनस आर इफेक्ट कैसे काम करेगा कि ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इधर की तरफ, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड किधर होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। इससे क्या होगा, इससे आपके पास कुछ इस तरीके से एक सिनेरियो जनरेट होगा, जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या होगा, इससे ये माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है। क्या कर रहा है, इसे हम कहेंगे माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट की वजह से जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ वो भी क्या है, टुवर्ड्स द NO2 ग्रुप ही है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आया वो कहाँ आया, टुवर्ड्स द NO2 ग्रुप। और हम लोगों ने एक चीज ये भी देखी कि क्या माइनस आई इफेक्ट, जो क्या था माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट से जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है वो भी किधर ही जनरेट हो रहा है, टुवर्ड्स द NO2 ग्रुप ही जनरेट हो रहा है। तो जो ग्रुप्स होते हैं वो दो टाइप के डाइपोल मोमेंट जनरेट कर सकते हैं, एक करते हैं माइनस आई इफेक्ट की हेल्प से और एक करते हैं माइनस आर इफेक्ट की हेल्प से। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा किस किस केस में होता है, जैसे कि NO2 का केस है। NO2 का केस में क्या होता है, माइनस आई और माइनस आर सेम डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो टुवर्ड्स NO2 ही होता है, टुवर्ड्स NO2। डाइपोल मोमेंट जो है आपका, डाइपोल टुवर्ड्स NO2 ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर आई और आर इफेक्ट अपोज कर जाते हैं। जैसे क्लोरीन की अगर बात करें, मान लीजिए बेंजीन रिंग में आपको क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो जो Cl ग्रुप है, ये Cl ग्रुप कहाँ है, कुछ इस तरह से Cl ग्रुप। तो Cl ग्रुप का जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट दो तरीके की वजह से होगा। एक तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस तरफ होगा, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो टुवर्ड्स HCl है। लेकिन इसके पास लोन पेयर हैं, और लोन पेयर होने की वजह से, क्लोरीन में लोन पेयर होने की वजह से ये क्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्लोरीन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, रिंग पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इसमें दो डाइपोल मोमेंट काम कर रहे हैं, एक माइनस आई इफेक्ट जो क्लोरीन की तरफ है, और एक प्लस आर इफेक्ट जो किसकी तरफ है, रिंग की तरफ है, जिसकी वजह से इनमें जो ग्रुप मूवमेंट होगा वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। मतलब क्लोरीन का जो म्यू होगा रिंग की तरफ होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि अब अच्छा, आज हमें ये भी समझना है कि ठीक है, दो हैं अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इतनी बात तो हम समझ गए। लेकिन हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि इसमें माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है या फिर प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जो इफेक्ट डोमिनेट करेगा, जो म्यू आर है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, वो उसी तरफ होगा। तो देखिए NH2 ग्रुप में क्या होता है, माइनस आई भी होता है और प्लस आर भी होता है। लेकिन NH2 ग्रुप में प्लस आर क्या करता है, डोमिनेट करता है, प्लस आर डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिंग इस तरह से बनी हुई है, रिंग NH2 की इस तरह से बनी हुई है, बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसकी वजह से ही हम लोग डाइपोल मोमेंट जनरेट करेंगे। डायरेक्शन तो रिंग में नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो जिसका डाइपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो NH2 में जो डाइपोल मोमेंट की हमें डायरेक्शन लेनी है वो कहाँ लेनी है, टुवर्ड्स द रिंग लेनी है। ठीक है, टुवर्ड्स द रिंग लेनी है NH2 के केस में। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। OH ग्रुप हो, मान लीजिए आपका OH ग्रुप लगा हुआ हो या फिर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसमें क्या होता है, इन केसेस में माइनस आई भी लगता है प्लस आर भी लगता है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है। ये क्या करता है, डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से इनके डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होगी, OH ग्रुप की टुवर्ड्स द OH ग्रुप। ऐसे Cl ग्रुप की किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स द क्लोरीन ग्रुप, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम NO2 ग्रुप को लें तो वो तो सेम डायरेक्शन में ही है दोनों, तो जिधर टाइप NO2 है उसी टाइप इसका डाइपोल मोमेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम क्या लें, NH2 लें, तो NH2 क्या करेगा,
NH2 की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द रिंग होगी, उल्टी डायरेक्शन होगी। ऐसे ही अगर हम टॉलुइन ले लें, अगर हम CH3 ग्रुप ले लें, तो CH3 ग्रुप में तो सिर्फ एक ही इफेक्ट है, प्लस आई, तो प्लस आई किस तरफ है, रिंग की तरफ है, तो रिंग की तरफ है, तो ऐसे इसका जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। तो हमें रिंग के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो ग्रुप्स हैं उनकी पता होनी चाहिए कि किस तरफ होगी। इससे क्या होगा, इससे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने में आपको बहुत मदद होने वाली है। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरा ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है, डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट पता करना है जब बेंजीन रिंग में एक से ज्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट हो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जरा ध्यान से देख लीजिए, सबसे लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आपके पास एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा तुम्हारे पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपको पता ही है क्या, इसकी किधर होगी, टुवर्ड्स द रिंग होगी, और इसकी क्या होगी, टुवर्ड्स द NO2 ग्रुप होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक नीचे की तरफ लग रहा है तो एक किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर आपको क्या करना हो, इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना हो, तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं। यहां पर जो इस वाले बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू है वो है 0.4 और इसकी है 3.95। अब अगर आपको म्यू आर निकालना है और इन दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड एंगल है वो है 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री। तो म्यू आर अगर आपको निकालना हो तो म्यू आर अगर आप निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखने जा रहे हो तुम, बिल्कुल इसके बाद हलवा हो जाएगा इन क्वेश्चन आपके लिए। 0.4 की वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर, वही म्यू आर इक्वल टू म्यू वन, वही अंडर रूट कर दिया मैंने, प्लस यहां पर तुम्हें ये जो 3.95 है ये क्या है, -3.95 लेना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस 2 म्यू वन म्यू टू होता है ना, प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू -3.95 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 60। तो यहां पर जो मैंने इसकी वैल्यू निकालने पर यहां पर जो मैंने निगेटिव लिया है वो मैंने इसलिए लिया है, वो इसलिए लेना है तुम्हें, क्यों, क्योंकि यहां पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है और ये नीचे की तरफ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से अगर आपको वेक्टर्स के बारे में पता होगा, वेक्टर्स की डायरेक्शन हमें एक ही डायरेक्शन में वैल्यू लेनी होती है। हम नीचे की तरफ अगर डायरेक्शन को मान रहे हैं तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, NO2 क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन मान लो तो फिर उस केस में क्या होगा, NO2 वाला पॉजिटिव होगा और CH3 वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों ही केस में एक को पॉजिटिव लेना है, एक को निगेटिव लेना है। अब उससे होगा क्या, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से क्या होगा, ये यूनिट पॉजिटिव आएगी, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव आएगा, और इस पार्ट में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वाला पार्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर ये जो है ना, ये इस पार्ट से इस पूरे के पूरे पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। मतलब इन दोनों के एडिशन में कुछ माइनस होगा, क्या होगा, कुछ माइनस होगा, जिसकी वजह से जो म्यू आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मैं निकाल कर बता देता हूं, 3.76 आने वाली है, 3.76, जो कि 3.95 से क्या है, कम है। तो अपोजिट डायरेक्शन के डाइपोल मोमेंट हैं, इस वजह से यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो जा रही है। लेकिन अगर आप क्या करो, इसी को सॉल्व करके देखना। यहां पर मैंने क्या कर दिया, CH3 लगा दिया है, यहां पर NO2, अब मैं NO2 को यहां पर ना लगाकर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं NO2 को लगा दे रहा हूं, ठीक है। और सिमिलरली अब तुम्हारे इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 होने की वजह से क्या होगा, यहां पर जो इसकी वैल्यू है ना, इस वाले पार्ट की वैल्यू, कॉस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर इससे जो म्यू आर निकलेगा, अगर मैं उसको म्यू आर डैश बोल दूं, वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू म्यू आर जो हम लोगों ने अभी ये निकाला है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको तुम खुद करके देखना, ट्राई करके देखना, सारी वैल्यूज को सेम करके देखना। इसके बाद तीसरा एक और केस ले लेते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर इस तरीके से मैं इसको CH3 मान लेता हूं और दूसरा मान लेता हूं यहां पर NO2। अगर अब इसका तुम डाइपोल मोमेंट निकालोगे सेम वैल्यू से रिजल्टेंट, तो यहां अगर इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डबल डैश है तो यहां पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अब दोनों के दोनों डाइपोल वेक्टर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। कैसे कि देखिए, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ और इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ, तो इस वजह से यहां पर जो म्यू आर निकलेगा रिजल्टेंट, वो कहां निकलेगा, नीचे की तरफ निकलेगा। और इसकी जो वैल्यू होगी म्यू आर डबल डैश की, ये सबसे ज्यादा होगी, देन म्यू आर डैश आएगा और सबसे लास्ट में आएगा म्यू आर। आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आई
क्यों आएगा, वैल्यू उसको निकाल कर तुम देख लोगे। यहाँ पर ऐसे था, ये ऐसे और ये ऐसे इस तरीके से, तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ ही आया, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी। यहाँ पर सबसे कम थी क्योंकि ये पार्ट निगेटिव था, फिर ये पार्ट पॉजिटिव हुआ। जब कॉस वाला पार्ट निगेटिव हुआ तो इससे क्या हुआ, 3 पॉजिटिव टर्म्स आपस में जुड़ने लगे। और सबसे लास्ट वाले केस में तीनों पॉजिटिव तो हैं, लेकिन ये पॉजिटिव थोड़ा सा और बढ़ गया है। ये वाला cos 180 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा निगेटिव में होगी, जिसकी वजह से ये वाला थर्ड टर्म जो होगा वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर म्यू आर डैश क्या होगा, सबसे बड़ा निकलेगा। कहानी का तात्पर्य क्या है, क्या हम लोग सीखे अभी तक? हम लोग एक बात सीख गए, क्या, कि अगर आपके पास एक ही कंपाउंड है, उसमें आपके पास एक ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है और एरो कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि एक टुवर्ड्स द रिंग है, एक अवे फ्रॉम द रिंग है, और इसके 3 केसेस आपके सामने आ जाएं। क्या आ जाएं? 3 केसेस आ जाएं। यहाँ पर एक ऐसे और दूसरा इस तरीके से ऐसे और तीसरा इस तरह से ऐसे और तीसरा इस तरह से ऐसे। तो इस केस में अगर मैं इनका सिनेरियोस दे दूं ए बी सी, क्या कर दूं मैं इनको ए बी सी बोल दूं, इसको ए बी और सी, तो इस केस में म्यू जो ए का होगा वो सबसे कम, म्यू बी का उससे ज़्यादा, और म्यू सी का सबसे ज़्यादा। क्यों होगा? अभी आपने पूरी गणित लगाकर देख ली। आ गई बात समझ में इतनी? इसका एग्जाम्पल एक करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल करके मैं दिखा देता हूं तुम्हें कि मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास Cl है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या है, Cl है, ये CH3 है, इस तरह से, ठीक है। तीसरा केस क्या है तुम्हारे पास, इस तरह से है, ये Cl है और ये क्या है, CH3 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो बस तुम्हें वही देखना है कि इसमें डायरेक्शन कितनी कहाँ है दोनों की। ये टुवर्ड्स है, ये अवे है, ये टुवर्ड्स है, ये अवे है, ये टुवर्ड्स है और ये अवे है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा इसकी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी और सबसे कम इसकी। ये क्वेश्चन बनकर आ गया। हो गया क्वेश्चन सही से, ठीक है। ऐसे ही CH3NO2 लगा सकते हो। अब इसी तरीके से मान लो और क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा दे रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, NH2 लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, NO2। यहाँ पर क्या लगा दिया, NH2। यहाँ पर क्या लगा, इस जगह क्या लगा दिया, NO2। यहाँ पर क्या लगा दिया, NH2। यहाँ पर क्या लगा दिया, NO2। तो डायरेक्शन पहले तुम पता करो, डायरेक्शन पता करो, इसकी नीचे की तरफ रिंग की तरफ, इससे रिंग से बाहर। तो बस जहाँ तुमने देखा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, थर्ड वाले की। तो सबसे ज़्यादा इसकी, ठीक है, फिर इससे उससे कम इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही क्वेश्चन जेई नीट में, हर जगह, जैम में, नेट में, गेट में पूछे जाते हैं। अब इसी तरीके से मान लीजिए इसका अपोजिट केस, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 ले लिया हमने। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है आपके पास, मान लो ऐसा हो कि अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, सेम डायरेक्शन में हो। जैसे ये CH3 है और ये NH2 है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर इस तरीके से देख लो, यहाँ पर क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या है, NH2 है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से तीसरा केस क्या है, CH3 है और NH2 है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप देखोगे यहाँ पर ये भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है, तो इस केस में हम दोनों को ही पॉजिटिव लेंगे। तो जब यहाँ पर म्यू आर निकालोगे ना तुम, तो मान लो इसका मैं तुम्हें 0.3 बोल दे रहा हूँ और इसका मैं बोल दे रहा हूँ 2.95। तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, 0.3 का स्क्वायर प्लस 2.95, अब तुम्हें यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 2.95 और यहाँ पर cos 60। तो यहाँ पर जब तुम इसकी रिजल्टेंट वैल्यू निकालोगे ना, इसकी जब तुम यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू निकालोगे, तो तुम ये देखोगे कि पहले केस में तो तीनों टर्म पॉजिटिव हैं। दूसरे केस में क्या होगा, म्यू आर डबल डैश के केस में क्या होगा कि ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, जो कि निगेटिव हो जाएगा, जो कि इसको क्या कर देगा, इस टर्म को थोड़ा सा कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला होगा, फिर निगेटिव आने की वजह से सेकंड वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा, और तीसरा वाला तो सबसे ही कम हो जाएगा क्योंकि cos 180 हो जाएगा और cos 180 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये टर्म दोनों पॉजिटिव है ना, इसकी वजह से कहानी बदल जाएगी। और इस केस में क्योंकि यहाँ पर तुम देख भी सकते हो,
ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये एरो इसकी तरफ है और ये एरो ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, थर्ड टर्म के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या आ गया आपके पास, इस तरीके से Cl ले लिया और इस तरीके से NO2 ले लिया। इस तरह से यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, Cl ले लिया, NO2 ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, Cl ले लिया और NO2 ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों का बताओ, तो ध्यान रखना है एक बात हमेशा, अभी ये साइक्लोहेक्सेन पे हैं, तो साइक्लोहेक्सेन पे सीधा सीधा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो माइनस आई इफेक्ट के आधार पर रिजल्टेंट देख लेना है, ठीक है। अगर रिंग होगी तब जाकर आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका माइनस आई और माइनस आर डोमिनेट कर रहा है। तो सिंपल ही है, अभी तो ये क्या है, अवे है, और ये भी क्या है, अवे है। यहाँ पर क्या है, ये क्या अवे है और ये भी क्या है, अवे है। ये क्या है, अवे है और ये भी क्या है, अवे है। तो चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स हो, चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में अवे हो, एक ही कहानी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको अब तुम इसमें ऊपर की तरफ की डायरेक्शन मान लो, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो सेम सिनेरियो होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस एंगल की वजह से चीजें चेंज होने लगेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली कुछ इस तरह से, इस वाले केस में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा। न्यूमेरिकल के बेसिस पर चाहो तो तुम करके देख लेना, दोनों को निगेटिव रख लेना, अगर तुम्हें समझ में ना आए, तुम पॉजिटिव नहीं रखना चाहते हो तो तुम दोनों को निगेटिव रख लेना, और उस आधार पर भी तुम क्वेश्चन करने की कोशिश पूरी करना। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए का सबसे ज्यादा होगा, देन बी का, देन सी का, मतलब सबसे ज्यादा इसका होगा, देन इसका और देन इसका। अब तुम इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस करना चाहो कर सकते हो। और डाइपोल मोमेंट के सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को आज हम लोगों ने इस केमिस्ट्री बाइट्स बाय मैटकेम क्लासेस के वीडियो में डिस्कस किया। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मैटकेम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और पीडीएफ के टेलीग्राम पर जो पीडीएफ पड़ी हुई है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो बस एक ही काम करना है आपको, मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर these videos with all your friends. Thank you so much guys for watching this video, and please चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।